कल हम लोगों ने पढ़ा था उस पे अमेंडमेंट्स इन कॉन्स्टिट्यूशन पे हमने एंड किया था लेक्चर। तो मैंने कहा था आप 21वें से 26वें अमेंडमेंट तक वो हमने उस पे विकिपीडिया पे भी देखा था। जस्ट आपने अमेंडमेंट का नंबर, किस सन में हुई और किस पर्पस के लिए, जो मेन 1 से 1.5 लाइन का था, वो आपने तैयार करना था। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं फर्दर स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट डे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के किस तरह से निजाम चल रहा है हमारे यहाँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसको। सेलियंट फीचर्स क्या है इसके? सबसे पहले कहता है द प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इज अ फेडरल पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक एंड एन इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, डेमोक्रेटिक भी है, डेमोक्रेटिक होने के साथ साथ ये इस्लामिक भी है। उसके बाद पाकिस्तान इज अ फेडरेशन ऑफ 4 प्रोविंसेस। कौन से? बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध एंड केपी। और द सेंट्रल गवर्नमेंट कंसिस्ट ऑफ पार्लियामेंट। अब ये बात याद रखिएगा, ये 4 चीजों पे मुश्तमिल है। द सेंट्रल गवर्नमेंट कंसिस्ट ऑफ, किस किस के ऊपर मुश्तमिल है? एक तो पार्लियामेंट के ऊपर, पार्लियामेंट के बाद प्रेसिडेंट के ऊपर, सेंट्रल कैबिनेट बाय प्राइम मिनिस्टर के ऊपर एंड द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इन 4 चीजों पे जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टैंड करती है। उसके बाद एवरी प्रोविंस हैज इट्स ओन प्रोविंशियल असेंबली ऑफ provincial assembly, a cabinet of ministry headed by a chief minister, a governor as a constitutional head of the province and a high court। अब गवर्नर का याद रखिएगा, गवर्नर हमेशा कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है। जैसे सदर पाकिस्तान है वो हेड ऑफ द स्टेट है, इस तरह से जो प्रेसिडेंट आपका गवर्नर है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ दैट प्रोविंस होता है। ठीक है, ये याद रखना है कि गवर्नर क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ दैट प्रोविंस। अब हम बात करते हैं पार्लियामेंट की। पार्लियामेंट क्या है? द सेंट्रल लेजिस्लेचर इज कॉल्ड मजलिस शूरा और पार्लियामेंट। इट इज अ बाय कैमरल। ठीक है, बाय कैमरल में जिसमें दो, जिसके पोर्शन हो, जिसमें 2 खाने हो, सादा लफ्जों में बाय 2 को बोलते हैं। ठीक है, इट इज अ बाय कैमरल लेजिस्लेचर कॉन्स्टिट्यूशन। किस तरह से? कहता है कि ऑफ 2 हाउसेस, 2 ये ऐवानों पर मुश्तमिल है। कौन सा? एक है नेशनल असेंबली, ठीक है, और दूसरा है सेनेट। अच्छा, इसमें को मुझे बताएगा कि लोअर हाउस कौन सा है और अपर हाउस कौन सा है? सर नेशनल असेंबली लोअर हाउस है और शाबाश, सेनेट अपर शाबाश, हाउस। वो अपर हाउस है। ठीक है, तो नेशनल असेंबली और जो है सेनेट के ऊपर मुश्तमिल होता है। इसमें जो नेशनल असेंबली है वो लोअर हाउस है और जो सेनेट है वो आपका अपर हाउस है। प्रेसिडेंट इज एन असेंशियल कंपोनेंट ऑफ इट। ठीक है, और सदर पाकिस्तान जो है वो इन दोनों का बुनियादी एक कंपोनेंट है, बुनियादी रुकन है। ठीक है, उसके बाद देखिए, पार्लियामेंट हैज द पावर टू मेक laws regarding the subjects mentioned in the federal list such as defense, foreign relations and the process of currency and coins, post etc। सबके बारे में जो लेजिस्लेशन है वो ये पार्लियामेंट ही बनाता है। और पार्लियामेंट किस पे मुश्तमिल है? सेनेट के ऊपर और नेशनल असेंबली के ऊपर। Parliament can adopt the national budget and grant money to the government, but it has no power to make new laws repugnant to the uh, Islamic principles। देखें, ये बात वही कहानी है जो कि तीनों आयनों के अंदर 56 वाला, 62 वाला और 73 वाला तीनों में रिपीट होती रही कि जनाब, रियासत कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती जो कुरान और सुन्नत से मुतजादिम होगा। हर चीज का कानून बन सकता है, लेकिन जो कानूनों उसके कुरान और सुन्नत के मुतसादिम होगा वो नहीं बनेगा। अच्छा, अभी जो नंबर ऑफ सीट्स है ना इसकी, सेनेट की और नेशनल असेंबली की, वो चेंज हो चुकी है। इसकी वजह क्या है? नंबर ऑफ सीट जो है ना, अब ये बुक थोड़ी पुरानी है तो ये सीट्स चेंज हो चुकी हैं। नंबर ऑफ सीट्स अभी चेंज हैं। क्यों? वजह क्या है इसकी? हदायतुल्लाह, आप सर वाली साइड पे कुछ काम 336 हुआ? तो है। आपकी साइड पे कुछ काम हुआ था? हाँ सर। आपकी साइड पे कुछ काम हुआ था, इस वजह से जो था सीटें कम कम हो गई थी। क्या काम हुआ था आपकी तरफ? जी। सर मेरी तरफ नहीं नहीं, हदायतुल्लाह ये की तो तरफ, पता पिशावर नहीं है केपी, केपी के अंदर कुछ हुआ था? सर।
फटा के उसने कम कर दिए सर सीट। वजह क्या थी? कुछ इलाके जम किए थे यार उन्होंने, क्या किया था? हाँ सर, कुछ अलग। सर नहीं सर, फाटा को केपीके में जम किया था। यस, यस, फाटा को केपीके में जम किया गया था, जिससे उसकी जो अलग नशिस्तें थी, जाहिर सी बात है जब वो केपी के अंडर आ गया तो वो जब जम हो गया तो वो सीटें, उनकी जो आइडेंटिटी थी अलग होने की, वो भी खत्म हुई है, तो उस वजह से सीटें कम हुई हैं। वो कितनी कितनी हैं अभी हम देख लेते हैं। अभी कंपोजिशन देख लेते हैं हम लोग इसकी, अब चेंज हो चुकी है। तो ये देखिए जरा, पहली वाली भी देख लेते हैं और अब वाली भी देख। पहली वाली में कितनी है टोटल नेशनल असेंबली में? 342 है सीटें, ठीक है, टोटल पहले वाली में। और जो करंट है वो 336 है, ठीक है, याद रखने वाली बात है। बलूचिस्तान में ये जो कॉलम है पहले वाला वो जनरल सीट्स का है, ये वेमेन सीट का है, ये नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज का, और ये टोटल सीट्स का। अब बलूचिस्तान की 16 है जनरल सीट्स है, 4 खवातीन की हैं, नॉन मुस्लिम की कोई नहीं है, टोटल 20। इस तरह से सबका मिला के जो जनरल सीट्स बन रही हैं वो बन रही हैं 266, खवातीन की टोटल मिला के वो बन रही हैं 60, माइनॉरिटीज की 10 बन रही हैं, और टोटल जो है 336 आती सीटें, ठीक है, ये याद रखना है आपने। और अच्छा इसके बाद अच्छा इसके बाद सेनेट के ऊपर बात करते हैं। कहता है इट इज द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट कंसिस्टिंग ऑफ 104। ये चेंज है, अभी देख लेते हैं। दूसरे इलेक्शन के लिए है हमें। ये रहा नया टेबल। उधर 104 थी, यहाँ कितनी है? 96 है, ठीक है, कम हुई हैं सीटें, मतलब टोटल अब 96 होंगी, 104 नहीं होंगी। चूजन फ्रॉम द 4 प्रोविंसेस विच हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। अच्छा उसके बाद क्या कहता है कि अच्छा कहता है द फाटा एरिया, एक मिनट ये क्या कर रहा है? अच्छा हाँ, एक दो बातें मैंने ऊपर कुछ रेड लिखी हुई है, ये याद रखिएगा कि एक तो पार्लियामेंट किससे मिलकर बना आपका? एनए, सेनेट से, और साथ प्रेसिडेंट, ये तीनों बेसिक कंपोनेंट है पार्लियामेंट के। और एज ऑफ द प्रेसिडेंट है, और एज ऑफ सेनेट के मेंबर है, एज ऑफ सेनेटर वो कितनी है? 30 साल है। और एज ऑफ मिनिमम एज की बात की जा रही है, वो एनए नेशनल असेंबली के लिए कितनी है? वो 25 ईयर्स है, मतलब 24 साल वाला एमएनए का इलेक्शन जो है वो नहीं लड़ सकता। इस तरह से 29 साल वाला सेनेटर नहीं बन सकता, ठीक है। सेनेट के लिए 30 साल, और इसके लिए आपकी क्या कहते हैं इसको, एनए के लिए 25 साल, ठीक हो गया। द फाटा द एरिया ऑफ फलाना फलाना, a senator has to be at least 30 years of age. Some seats are also reserved for general members which include technocrats. अब ये टेक्नोक्रेट्स क्या होते हैं? ये टेक्निकल पर्सोनल्स होते हैं जिनको गवर्नमेंट कह लें कि विदाउट इलेक्शंस नॉमिनेट कर सकती है, खास कोटा है, ठीक है, उनको नॉमिनेट, वो टेक्नोक्रेट्स कहलाते हैं। जाहिर सी बात है कोई इंजीनियर या डॉक्टर तो बहुत कम है जो इलेक्शन लड़े, और वो तो जनरल सीट पे लड़ेगा। तो टेक्नोक्रेट्स बेसिकली अपने अपने फील्ड के माहिर होते हैं, जो कि उस पार्लियामेंट में शामिल किए जाते हैं ताकि उनकी जो एक्सपर्टीज है उनसे फायदा उठाया जा सके। अच्छा जी, इसके बाद 50% of the members are elected after 2 years, while the rest of the after 4 years by simple majority. चेयरमैन, अच्छा इसको हेड करता है सेनेट को चेयरमैन, हमेशा सेनेट को हेड करता है चेयरमैन, याद रखिएगा। और नेशनल असेंबली को करता है स्पीकर, ठीक हो गया, स्पीकर, और उसके बाद फिर डिप्टी स्पीकर जो है।
द चेयरमैन ऑफ सेनेट इफ इलेक्टेड फॉर 4 years, ये उसके नंबर ऑफ जो ईयर है उसका जो टेन्योर है वो भी बताया गया, एंड हैज बिकम प्रेसिडेंट इन केस ऑफ द प्रेसिडेंट डाइज और फाउंड टू बी मिसिंग, कि अगर किसी वजह से सदर पाकिस्तान मुल्क से बाहर जाएगा तो उसकी एब्सेंस में एक्टिंग प्रेसिडेंट कौन होगा? चेयरमैन सेनेट होगा, ठीक है। और अगर वजीर आजम कहीं आउट ऑफ द कंट्री जाए या कुछ मसला मसाइल हो जाए तो उसकी एब्सेंस में जो स्पीकर नेशनल असेंबली है वो एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर होता है, ये याद रखिएगा। द सेनेट साइंस वट एवर सजेशंस आर मेड बाय द नेशनल असेंबली, ठीक है। मोस्टली जो तरीका जरूरी नहीं है कि असेंबली नेशनल असेंबली से होके ही वो चीज जाए सेनेट में, तो सेनेट में अलग से डिस्कशन भी हो सकती है, लेकिन जो अभी तरीका चल रहा है वो यही होता है कि किसी भी चीज बिल के ऊपर बहस होती है असेंबली नेशनल असेंबली के अंदर, वो जाता है सेनेट के ऊपर, उसमें बहस की बाजी की जाती है, अगर वो वहां से भी मंजूर हो जाता है वो सदर पाकिस्तान उसके ऊपर साइन कर देता है। नॉर्मली जो अभी चल रहा है वो इस तरह से है। अच्छा, इसके बाद बात करती हैं नेशनल असेंबली की। कहता है नेशनल असेंबली इज द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट कंसिस्टिंग ऑफ सीट्स कितनी है? अभी 336 है। एलोकेशन इज फॉलो, ये वाला टेबल आप रिप्लेस कर लीजिएगा नए वाले के साथ, ठीक है। और ये 2013 की वो किस पार्टी ने कितनी कितनी सीटें ली हैं, ये पुराने वाला है। अच्छा, इसके बाद देखिए कहता था रेस्ट बिलोंग्स टू 4 provinces अकॉर्डिंग टू द रेशियो ऑफ प्रोविंस। अ मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली मस्ट बी एट लीस्ट 25 years old, ठीक है, इससे कम नहीं होना चाहिए। 25, 26, 27, 28 इस तरह इसका हो सकता है, लेकिन 24 वाला नहीं बन सकता। द नेशनल असेंबली इज इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 5 years। अब हमने देखा कि जो सेनेट के मेंबरान हैं कुछ वो 2 साल के बाद अगले 4 साल के बाद रिटायर होती हैं, तो जो चेयरमैन सेनेट है वो 4 साल के लिए आता है, लेकिन जो मेंबर नेशनल असेंबली है वो 5 साल के लिए आता है, अनलेस डिसॉल्व्ड अर्लियर। गिनती की हुकूमती है, लाइक सबसे पहली जो थी वो जरदारी वाली थी जिसने अपने 5 साल पूरे किए थे, अदरवाइज को टिक ही नहीं पाया, असेंबली डिसॉल्व कर दी गई। द मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द सिटीजंस ऑफ पाकिस्तान, वोटिंग के जरिए चूज किया जाता है। व्हेन इलेक्शंस आर हेल्ड थ्रू आउट द कंट्री, ठीक है। द स्पीकर प्रिजाइड्स द सेशन ऑफ द नेशनल असेंबली, के वो जो नेशनल असेंबली का सेशन होता है उसकी वो सदारत करता है। द प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ मेजोरिटी ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इन द नेशनल असेंबली, और जो प्राइम मिनिस्टर जाहिर सी बात है जमहूरियत है तो जिसके वोट ज्यादा होंगे उस पार्टी का बनेगा। आफ्टर प्राइम मिनिस्टर इज इलेक्टेड ही इलेक्ट्स द कैबिनेट of minister and along with them is responsible for running the national assembly। कहता है anyone who is member of national assembly cannot be member of senate, मतलब at a time ये नहीं हो सकता कि एक बंदा सेनेट का भी मेंबर हो और एनए का भी मेंबर हो। 2 sessions are held annually, नॉर्मली सालाना 2 सेशन होते हैं, बट प्रेसिडेंट कैन call an emergency meeting of national assembly for important matters at any time, ठीक है। bills are passed on the basis of simple majority, जिसको हम लोग 2/3 मेजोरिटी बोलते हैं, कि अगर 3 बंदे हैं तो 3 में से 2 का साइन करना जरूरी है, 2 का राजी होना। अगर 300 है तो 300 में से 2 का राजी 200 का राजी होना जरूरी है। तो सिंपल जो 2/3 मेजोरिटी है उसके साथ कोई भी बिल है वो अप्रूव किया जाता है। और इसके बाद नेक्स्ट 2/3 ऑफ द मेजोरिटी इज रिक्वायर्ड टू डिसॉल्व द नेशनल असेंबली, ठीक है। 2/3 का मुराद मैंने आपको बता ही दिया है। और कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल कौन सा है? 239, इसके तहत जो है डिसॉल्व की जाती है असेंबली। इसके अलावा द प्रेसिडेंट हैविंग द पावर टू डिसॉल्व द असेंबली विच सॉरी ईच मिनिस्टर इन द नेशनल असेंबली इज the head of a government department or departments for which he is responsible for before the parliament। हर एक जो आपका पार्लियामेंटेरियन है, जो आपका मेंबर नेशनल असेंबली है, उसको वजारत दी जाती है और वो अपनी उस
डिपार्टमेंट के बारे में, उसकी प्रोग्रेस के बारे में जवाबदेह होता है, और उसके अंडर, उस मिनिस्टर के अंडर प्रॉपर एक ब्यूरोक्रेसी का सेटअप होता है, जिसमें सेक्रेटरी होगा, डिप्टी सेक्रेटरीज होंगे, एडिशनल सेक्रेटरीज होंगे, कुछ ब्यूरोक्रेट्स होंगे, और बाकी कुछ एक्स कैडर के अफसरान होंगे जो कि एफपीएससी पीपीएससी के थ्रू, जैसे आप लोग तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर आप लोग जाएंगे तो आप एक्स कैडर ऑफिसर्स होंगे, मतलब वो लोग जो सीएसएस और पीएमएस के अलावा आते हैं। तो उसकी उसकी जो टीम होती है उसमें ये ब्यूरोक्रेट और एक्स कैडर ऑफिसर्स शामिल होते हैं। इसके बाद सर जी जी प्लीज। यहाँ पर सर एक एमसीक्यूज है, प्रेसिडेंट हैविंग द पावर टू डिसॉल्व द असेंबली। सर यहाँ पर आर्टिकल 58 टू बी, ब्रैकेट 2 सर, इस 58 टू बी। आर्टिकल में इसके पास पावर है एमसीक्यूज देखिए सर मैंने कल भी आपको बताया था कि सबसे पहले ये काम किसमें किया गया, सबसे पहले किस फर्स्ट टाइम कब कब हुआ था ये काम? हाँ जी, आठवीं, आठवीं में सबसे पहले ये काम हुआ था, ठीक है, मतलब सबसे पहले देखो ये काम हुआ किसके दौर में था, पहली 8 तरमीम थी वो किसके दौर में हुई थी? देखिए मैंने कल भी आपको पढ़ाया था ये वाला, 8वीं तरमीम जो कि कंट्रोवर्शियल थी, जिया के दौर में हुई थी, पहली 8 की 8 जिया के दौर में हुई थी। बेसिकली उसने पावर ली थी ताकि असेंबली डिसॉल्व कर सके जरूरत पड़ने पर। तो ये फर्स्ट टाइम जो पहला ये वाला जो बुरा काम था ना, ये शुरू हुआ था जिया के दौर में, ठीक है। उसके बाद फिर 13 में वापस चला गया, ले लिया गया, फिर 17 में पावर दी गई, फिर 18 में वापस ले ली गई, तो ये कहानी चलती रही है यहाँ पर, ठीक है। तो 58 टू भी ये एक नहीं है, इसके अलावा और भी इसमें काफी सारी जो है ना इसमें कह लें कि जो दफात है वो शामिल है, लेकिन ज्यादातर आमतौर पे 58 टू भी ज्यादा चलता है। तो उसके तहत जो है सदर पाकिस्तान को ये पावर मिल जाती है कि वो असेंबली को डिसॉल्व कर सकता है, लेकिन पहली दफा 8वीं में आई, फिर 13वीं में वापस चलेगी, फिर 17वीं में आई, फिर उसके बाद वापस चलेगी आके 18वीं में। अच्छा, इसके बाद आ गया प्रोविंशियल गवर्नमेंट में क्या है कि ईच ऑफ द 4 प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान हैव देयर ओन प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, ठीक है, प्रोविंशियल लेवल पे, विच कंसिस्ट ऑफ गवर्नर्स, अ गवर्नर, प्रोविंशियल असेंबली। तो प्रोविंशियल असेंबली का सेटअप भी वही होता है जो आपके फेडरल के मुताबिक है, लाइक उसमें भी आपका जो एक सीएम चीफ मिनिस्टर हेड करता है उसको, और इस तरह से मिनिस्टर्स होते हैं जिनके पास मुख्तलिफ पोर्टफोलियोज होती हैं प्रोविंशियल लेवल के, कोई एजुकेशन मिनिस्टर है, कोई वजीर पेट्रोलियम है, कोई किसका है, कोई किस चीज का है, और वो अपने अपने उसके लिए जो मिनिस्ट्रीज है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक गवर्नर होता है, और इसके अलावा चीफ मिनिस्टर है, वो हेड ऑफ द क्या एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द प्रोविंस होता है, और जो गवर्नर है वो क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द दैट स्पेसिफिक प्रोविंस है होता है। अब गवर्नर को पढ़ लेते हैं, गवर्नर क्या कर सकता है, कहता है ईच प्रोविंशियल गवर्नमेंट इज हेडेड बाय अ गवर्नर हु इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। बेसिकली वो सदर पाकिस्तान का बंदा होता है जिसको सदर पाकिस्तान अपनी मर्जी से अपॉइंट करता है, एंड होल्ड्स हिज पोस्ट एज लॉन्ग एज द प्रेसिडेंट विशेस, जितना ऐसा प्रेसिडेंट चाहे वो स्टे कर सकता है। द गवर्नर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द प्रोविंस, he and exercises his power in accordance to the advice of the chief minister and his cabinet। लेकिन ये कागजों की हद तक है, ज्यादातर वो जो डिसीजन है वो प्रेसिडेंट के थ्रू ही चल रहे होते हैं, जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है उसकी। ही summons the meeting of the provincial assembly and can also ये क्या लिखा हुआ है, एक मिनट, वर्ड गलत तो नहीं लिखा होगा, ओके मुझे प्रोलॉन्ग उसने लिखा हुआ है, ओके प्रोरोग, और मतलब डिसकंटिन्यू कर सकता है। ही हैज द पावर टू डिसॉल्व दैट कैबिनेट, जैसे सदर पाकिस्तान के पास था ना 58(2)(b) के बाद, कि वो चाहे तो जो आपकी फेडरल असेंबली है, नेशनल असेंबली है, उसको डिसॉल्व कर सकता है। तो सदर जो गवर्नर है वो भी
इसको डिसकंटिन्यू कर सकता है। और ये सारा काम इसीलिए है कि सदर पाकिस्तान की उसमें इसलिए रखा गया है कि वो सदर की डिजायर पे जब दिल करता है वो इसको डिसॉल्व कर देता है। तो ये बस कागज की हद तक ही है कि वो कैबिनेट के साथ चलता है। मोस्टली गवर्नर किसी और डायरेक्शन में जा रहा होता है, सीएम किसी और डायरेक्शन में जा रहा होता है। बहरहाल दिस इज नोन एज पॉलिटिक्स। अच्छा, इसके बाद सर कहता ये है कि जी गवर्नर राज जो कहते हैं ये वो है। गवर्नर राज ही होता है कि उसमें फिर वो जिसकी सीएम की जो पावर है वो सस्पेंड कर दी जाती है। बिकॉज मैंने कहा ना कि मोस्टली ये पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट है जो कि करता प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है। और जब उन्हें लगता है कि यार फलां वाला जो सूबे का गवर्नर है, फलां वाला सीएम है, वो हमारे अगेंस्ट जा रहा है, जो हमने डिसीजन देने हैं वो नहीं जा रहा, वो उसके मुताबिक काम नहीं कर रहा और ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल होता है, तो क्या करें, गवर्नर राज लगा देते हैं। मतलब उसमें ये होता है कि फिर पावर सारी की सारी गवर्नर के पास आ जाती है। तो बेसिकली ये फेडरल गवर्नमेंट ने सूबों के ऊपर अपना कंट्रोल या अपना होल्ड रखने के लिए एक बंदा अपॉइंट किया होता है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद कहता है इफ एमरजेंसी इज प्रोक्लेम्ड इन द होल पार्ट ऑफ द प्रोविंस ही फॉलोज द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। वही बात जो मैंने आपको अभी बताई है। ही कैन अपॉइंट द अटॉर्नी जनरल ऑफ द प्रोविंस एंड इज ऑल्सो कंसल्टेड एट द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ द हाई कोर्ट। ठीक हो गया, ये उसकी बेसिक है जो उसको पावर्स मिली हुई है। अच्छा, इसके बाद सदर पाकिस्तान है, वो क्या कर सकता है, प्राइम मिनिस्टर क्या कर सकता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, पेपर आता भी है इसमें से कभी कभार क्वेश्चन। अच्छा, पोजीशन ऑफ द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। द पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट इज द ओनली टाइटलर, कि ये सिर्फ अलामती तौर पे है। जैसे हम कहते हैं ना ममनून हुसैन को कि उसको जनाब धूप लगवाने के लिए निकालते हैं भाई 14 अगस्त पे, 23 मार्च पे, उसके बाद फिर वापस अंदर कमरे में बंद कर देते हैं। इस तरह से, इससे ज्यादा नहीं है। लेकिन जब 58(2) भी थी तो इसके पास इख्तियार, वही इख्तियार जो प्रेसिडेंट के पास, उससे सॉरी पीएम के पास थे, वो सारे के सारे उस वक्त प्रेसिडेंट के पास थे। एनी हाउ, सिंस ऑल हिज पावर आर एक्सरसाइज बाय द सेंट्रल कैबिनेट हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो इस सेटअप में सारी की सारी पावर है वो पीएम के पास है। The president has all executive, legislative, judicial and emergency power, but he exercises them with the advice of the prime minister and his cabinet. अब president क्या क्या कर सकता है वो हम देख लेते हैं। All bills passed by the parliament must be signed by him to become a law। मतलब जब तक सदर पाकिस्तान किसी बिल के ऊपर साइन नहीं करता तब तक वो जो है वो लॉ की शक्ल इख्तियार नहीं करता। आपने देखा होगा जितने भी एक्ट हैं, लॉज बनते हैं, उसमें लिखा होता है जी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैज बीन प्लीज टू इशू दिस सो एंड सो ऑर्डर। ठीक है। तो जब तक वो साइन नहीं करता तब तक वो लॉ नहीं बनता। सो एक काम ये हो गया, ही हैज द पावर टू ग्रांट पार्डन और कम्यूट सेंटेंसेस पास्ड बाय द कोर्ट और ट्राइब्यूनल, कि इसके पास ये पावर है कि ये किसी भी जिसको डेथ पेनल्टी दी गई हो या जिसको डेथ सेंटेंस किया गया हो, सजाए मौत दे दी गई हो, तो उसको भी ये चाहे तो पार्डन दे सकता है, किसी भी कैदी को आजाद कर सकता है। इसके पास ये पावर है, भले वो सुप्रीम कोर्ट से ही सजा याफ्ता क्यों ना हो। सदर पाकिस्तान चाहे तो उसको आजाद कर सकता है। ही ऑल्सो इशूज ऑर्डिनेंस, जितने भी ऑर्डिनेंस पाकिस्तान में है वो सारे के सारे ये इशू करता है। एंड अपॉइंट्स ऑल द हाईएस्ट ऑफिशियल्स ऑफ द गवर्नमेंट सच एज चीफ जस्टिस। उसके अलावा कौन कौन चीफ जस्टिस है, हाई कोर्ट के आपके जजेस हैं वो करता है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है ये करता है, नेवी का चीफ ऑफ स्टाफ है या चीफ ऑफ एयर स्टाफ है, ये सारे के सारे जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अपॉइंट करता है। बाकी असल में कौन करता है ये सब जानते हैं, लेकिन एज पर लॉ प्रेसिडेंट करता है। ठीक है। तो ये 4-5 उसकी ड्यूटीज हैं जो पावर्स हैं जो वो एक्सरसाइज करता है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट के बाद सॉरी प्राइम मिनिस्टर। ठीक हो गया। उसके बाद देखें
हम लोग पीएम की पढ़ चुके हैं कि नहीं पढ़ी अभी हमने? पीएम पीएम नहीं पढ़ा अभी, मेरे ख्याल एक पेज मिस हो गया। पढ़ना है पर पढ़ना अभी। पीएम पीएम मिस हो गया, मैं पेज डाउनलोड कर लूँ उधर से। यस ये रहा, ये पेज मिस हो रहा था। और सदर पाकिस्तान की बात हम लोग कर रहे थे कि वो क्या कर सकता है। तो कहता है एंड अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट, द चीफ जस्टिस ऑफ नेवल एयर एंड लैंड फोर्सेस, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, मेंबर ऑफ द वेरियस इंस्टीट्यूशंस, ये अपॉइंट करता है। इसके बाद है प्राइम मिनिस्टर क्या करता है, ही इज द रियल एग्जीक्यूटिव एक्सरसाइजिंग ऑल द पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, जब 58(2) भी अप्लाई नहीं होता तो सारी पावर्स होती हैं आपके सदर उसके वजीर आजम के पास, जो कि एक्सरसाइज करता है। उसका टेन्योर कितना होता है, ये होता है 5 साल। मतलब जो जाहिर है जितने टाइम के लिए गवर्नमेंट आती है तो उतने टाइम की, अगर वो पूरा अपना टाइम पूरा कर जाए तो टर्म 5 years इसकी है, उसके लिए आती है। तो पीएम जाहिर सी बात है फिर 5 साल के लिए स्टे कर सकता है। आफ्टर द इलेक्शन द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी, हम कहानी कर चुके हैं कि वहां से प्राइम मिनिस्टर आता है एंड देन चूजेस हिज मेंबर्स अमंग्स द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, उसके बाद उनको वो पोर्टफोलियोज दिए जाती हैं। ही लीड्स सेशन ऑफ द नेशनल असेंबली अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ स्पीकर, ये याद रखिएगा। अब ये कह रहे हैं जैसे जनरल सेक्रेटरी होता है ना किसी भी प्रोग्राम का, उसका काम क्या होता है, उसका काम होता है कि उसकी सारी कार्रवाई को रन करना। ठीक है, तो जो प्राइम मिनिस्टर आता है वो भी उसकी जो कह लें कि स्पीकर की जो कार्रवाई है उसके अंडर होता है, मतलब उसकी प्रेसिडेंटशिप के अंदर अंडर होता है उस इजलास के अंदर। क्यों? क्योंकि सारी जो कार्रवाई है मामलात है वो रन करने होते हैं स्पीकर ने, और वो आप कह लें कि उस हाउस का इंचार्ज होता है उस वक्त। ही हैज द he has the support of the majority members, the member of national assembly, and if loses those support, ये sport है support नहीं है सर, must earlier resign and give place to the new majority leaders। okay, ये वही वाली कहानी जो खान साहब के साथ हुई थी कि वो तब तक पीएम रहता है जब तक उसके साथ उसको सपोर्ट हासिल होती है किसकी, मेजॉरिटी सीट्स की। ठीक है, मतलब जब तक उसके पास मैक्सिमम वोट्स होते हैं तब तक वो लीडर रहता है, जब उसके पास नहीं होते, जब वो अपना कॉन्फिडेंस खो देता है तो उसके बाद क्या होता है कि वो रिजाइन करता है, और रिजाइन करने के बाद जो अपना जो सीट है वो उसके बाद जो मेजॉरिटी नहीं बनती है वो उसको दे देता है। ठीक है, तो कहता है कि कहाँ पे हम लोग आ गए थे? ओके उसके बाद, सर जी प्लीज। सर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए सर 20% बंदे जरूरी है, मतलब वोटिंग जरूरी है। उसमें देखिए देखिए बात ये है ना कि डिपेंड करता है कि फॉर एग्जांपल एक 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 पार्टी के पास फॉर एग्जांपल अगर मेजॉरिटी वोट्स है, फॉर एग्जांपल 336 में से 230 वोट लेके वो बैठी हुई है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है 336 में से कितने कम रह गए होंगे, 106 या मैक्सिमम इतने होंगे दूसरी के पास। अगर ये होता है कि जाहिर सी बात है जो भी हमारे पास गवर्नमेंट बनती है वो बनती है, मतलब कोई भी कह लें कि जो ना आप उसको क्या बोलते हैं कि कोई भी उसको क्या एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं ये पॉलिटिशियंस कि अक्सरियत के साथ नहीं बनती। उसमें क्या होता है कि लुली लगड़ी जमहूरियत बनती है, जिसमें क्या होता है किसी पार्टी के पास 106 सीटें हैं, वो क्या करती है, वो सात वाली जिसके 80 हैं उसको मिला लेगी, सात जिसके पास 24 है उसको मिला लेगी। तो इनको तोड़ना को मुश्किल नहीं होता जो हमारा सेटअप चल रहा है अभी। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि समटाइम जैसे खान साहब के दौर में हालात चेंज हो गए थे तो जो भी प्रेशराइज किया गया, जैसे भी मामला किए गए, तो उसके बाद तोड़ के आप क्या किया गया कि मेजॉरिटी को माइनॉरिटी कर दिया गया, उसको कम कर दिया गया, और जो बाकी जो अपोजिशन में थी उनके साथ इनका कोलेशन बना के इनको ऊपर ले आए। तो अब इसके पास 230 हैं। ठीक है, इनके वोट कम होके
इनके वोट कम हो जाए, दूसरे वाले के थोड़ा अप हो जाए, तो फिर भी जैसे ही मतलब जो मेजोरिटी में है ना, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कि एक के पास 100 वोट है, एक के पास कितना है 101 वोट है, तो जाहिर सी बात है जो हुक्मरान पार्टी किसकी बनेगी, हुक्मरान पार्टी कौन सी होगी, 101 वाली होगी। तो बहरहाल ये कुछ कंडीशंस थी कि मतलब प्राइम मिनिस्टर कब तक प्राइम मिनिस्टर रहता है, जब तक उसके पास मेजॉरिटी वोट्स होते हैं, मेजॉरिटी मेंबर्स उसके हक में होती हैं, जब नहीं होते तो फिर वो रिमूव हो जाता है। अच्छा, इसके बाद बयान किया गया कि वो कौन सी कंडीशंस हैं जिसकी सूरत में आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है वो मूव कर सकते हैं। ठीक है, उसमें कौन कौन सी है, एक तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो मेंटली सिक हो, कुछ जहनी मसले मसाइल चल रहे हों, और वो उस पार्लियामेंट का निज़ाम प्रॉपर ना चला पा रहा हो। दूसरा क्या हो सकता है, वो फिजिकली ठीक ना हो, दुरुस्त ना हो, मतलब बीमार रहता हो, कोई मसला मसाइल हो ठीक है। और इसके अलावा क्या है, वो वायलेट कर रहा हो किसको, कॉन्स्टिट्यूशन को, कि अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन काम कर रहा हो, तो वो ऑब्जेक्शनेबल है, वो नहीं कर सकता। ठीक है, उसको आइन की पासदारी करनी पड़ेगी। इसके बाद क्या है, प्राइम मिनिस्टर कंस्पायर्स अगेंस्ट हिज कंट्री एंड विद एन अदर स्टेट, कि जनाब वो अपने मुल्क के साथ गद्दारी कर रहा हो और किसी दूसरे के साथ वफादारियां निभा रहा हो। तो ये कुछ तीन चार कंडीशंस हैं जिसके थ्रू जो अपोजिशन पार्टी है वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है वो मूव कर सकती है। कहता है कि व्हेन अ वोट ऑफ, इमरान खान का केस वजह से कराया था। यार वो तो यही था कि मतलब वो कॉन्स्पायरेसी जनाब मुल्क के खिलाफ उन्होंने किया, वो जो लेटर वाली कहानी कही थी, तो उसके ऊपर ही लेके आया। जाहिर सी बात है वो बंदा ना मेंटली सिक है, ना वो बंदा फिजिकली मतलब वो अनवेल है, वो तो वो बंदा है जो कम से कम 1.5 घंटा अभी भी एक्सरसाइज कर लेता है 75-76 का होके भी। ठीक है, और दूसरा ये है कि उसने कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ भी काम नहीं किया, तो उसके ऊपर यही वाला इल्जाम लगाया गया था कि उसने वो जो है ना मुल्क की जो है ना सलामती है उसके ऊपर चीजें उठाई हैं। बहरहाल अंदर खाते कहानी क्या थी वो सबको पता है, यानी वो छोड़ें इसको, बस ऐसा ही है। कहता है कि व्हेन अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इज पास, द स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली इन्फॉर्म्स द प्राइम मिनिस्टर हु इज गिवन अ चांस टू डिफेंड हिमसेल्फ। Voting in the National Assembly is held and majority votes are against him, he is dismissed। अगर majority votes उसके खिलाफ आते हैं तो डिसमिस हो जाता है। Speaker will be the acting prime minister until the next elections are arranged। तो तब तक क्या होता है, स्पीकर एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर रहता है जब तक अगले इलेक्शंस नहीं हो जाते। पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स क्या है, कहता है प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, रियल एग्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट है, रियल एग्जेक्टिव ऑफ द स्टेट है, और जो प्रेसिडेंट है वो क्या होता है बताएं। हाँ जी, यस सर। प्रेसिडेंट क्या होता है, सिंपल हेड ऑफ द स्टेट है यार। ठीक है, अच्छा जी। वो तो है सेक्शन में। और जो प्राइम मिनिस्टर है वो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ द स्टेट है, बेसिकली आप कह लें कि एग्जेक्टिव ऑफ द स्टेट भी कह सकते हैं उसको आप। तो कहता है कि उसके पास क्या क्या होती हैं, कहता है कि हेड ऑफ द स्टेट है और गवर्नमेंट है एंड रूल्स ऑफ द कंट्री विच, आगे चलें, वो क्या करता है, नए रूल्स बनाता है और उसको असेंबली के सामने पेश किए जाते हैं। ही प्रोपोजेस न्यू लॉज, डिटरमाइंस पॉलिसीज एंड गवर्नमेंट एंड गेट्स देम अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट। ठीक है, उसके बाद इफ अ पीएम वांट्स अ बिल टू बी पास्ड, इट फर्स्ट हैज टू बी अप्रूव्ड बाय द नेशनल असेंबली, देन बाय द सेनेट एंड फाइनली बाय द प्रेसिडेंट। मतलब मोस्टली ये तरीकाकार इख्तियार किया जाता है कि पहले नेशनल असेंबली में जाता है बिल, उसके बाद उसमें बहस की जाती है, उसके बाद उसको फाइनल करके भिजवाया जाता है सेनेट को, सेनेट से जो अप्रूव हो जाता है तो फिर उसको जो है प्रेसिडेंट साइन करता है। कहता है अदरवाइज क्या होता है अगर ये ना हो, इफ द नेशनल असेंबली अप्रूव्स द बिल एंड द सेनेट रिजेक्ट्स, पॉसिबल है ना कि सेनेट कहे कि मैं नहीं कर रहा इसको, फिर क्या होता है, इफ द अगर रिजेक्ट कर देती है, द नेशनल असेंबली देन अपील टू द प्रेसिडेंट हु कैन कॉल मीटिंग ऑफ द सेनेट एंड द नेशनल असेंबली, इनकी मीटिंग बुलाता है तो उसमें बहस की जाती है। अच्छा, अभी 1 मिनट रह गया है, बस ये मुश्किल से यहां तक करेंगे, उसके बाद फिर दोबारा इसको लेते हैं ताकि ये पूरा कर लें। एंड विद द सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी असेंबली bill passes, or in an other case if the approval of the bill by the national assembly, the senate approves the bill, some amendments, with some amendments the bill is then sent to national assembly
वापस भिजवाया जाता है, विच रिवाइव्स इट एंड सेंड इट फाइनली टू द प्रेसिडेंट, फिर वो फाइनली प्रेसिडेंट के पास जाता है, हु हैज टू गिव हिज अप्रूवल विद इन 7 days, ठीक है, तो 7 दिन के अंदर उसका फैसला सुना देता है। तो चलिए इसको डिस्कनेक्ट करते हैं और 2-4 मिनट पढ़ते हैं कंप्लीट करके फिर आगे चलते हैं।